हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, जस्टिन ट्रूडो ने जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको बैक किया है। तो इंडिया ने इस पर बोला इल इन्फॉर्म्ड कमेंट्स है, और ये बोला गया इंडिया के द्वारा कि इंटरनल अफेयर्स है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के, तो किसी भी कंट्री के लीडर को ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए। अब मेनली ऐसे जो दूसरे कंट्रीज़ के लीडर होते हैं वो इसीलिए ये सारे कमेंट्स करते हैं क्योंकि वो वहाँ के डायस्पोरा को वू करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में बहुत ज़्यादा सिख डायस्पोरा रहता है, तो उसको वू करने के लिए ये सब किया जाता है। अब हम, क्योंकि वो भी इलेक्शन में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और इलेक्शन उनके द्वारा स्वय हो सकते हैं क्योंकि उनका भी कंसिडरेबल परसेंटेज वहाँ पे रहते हैं। पब्लिक ऑफिस हैज़ टू फेस क्रिटिसिज्म, अलाउ यूथ टू एक्सप्रेस। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि जो पब्लिक ऑफिस है वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, और यूथ जब एक्सप्रेस करेंगे तभी तो वो समझेंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो कुछ लोगों के ऐसे कुछ लोग थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बारे में कुछ ऑफेंसिव रिमार्क्स कर दिए थे सोशल मीडिया पे। तो इस पर हाईकोर्ट का क्या कहना है, इफ वी डू नॉट अलाउ द यंगर जनरेशन टू एक्सप्रेस, हाउ विल दे नो दैट व्हाट दे आर एक्सप्रेसिंग इज राइट और रॉन्ग। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चल रहे हैं, सुसेगात। तो सुसेगात मेनली गोन कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ पे गोन कम्युनिटी रहती है गोवा में, उनका कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें ये दोपहर के नैप को बोलते हैं मेनली, जिसमें ये रिलैक्सिंग टाइम रहते हैं, केयर फ्री टाइम रहता है इनका। दैट टिपिकली गोन कैरेक्टरिस्टिक दैट लाइज समवेयर बिटवीन लेड बैक एंड इंडोलेंट। सुसेगात ये डिराइव्ड है फ्रॉम द पोर्टुगीज वर्ड सुसेगादो, विच मीन्स अ रिलैक्स्ड, केयरफ्री, चिल्ड आउट एटीट्यूड दैट्स एसोसिएटेड विद गोवा। और सुसैग का मतलब क्या होता है, पीस। एंड माइंड यू, एन आफ्टरनून नैप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सुसेगाद। इट इज अ क्लिनिकली प्रूवन दैट अ शार्प नैप और सीस्ता बूस्ट योर मेमोरी। इनका ये कहना है, जो सुसेगाद का कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसे जब नैप लेते हैं, दोपहर का जो टाइम होता है 2 से 4 बजे का टाइम लगभग, उस समय जो सीस्ता लेते हैं ये शॉर्ट नैप, उससे इनकी मेमोरी बूस्ट होती है, इनसे जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होती है और उनका मूड लिफ्ट अप हो जाता है और ये ज़्यादा इनको अलर्ट बनाता है। तो अभी ये जो नई गोवा फॉरवर्ड पार्टी है तो वो कैंपेन में ऐसा बोल रही है कि वो अब सीस्ता आर देंगे, कंपलसरी सीस्ता आर, अगर उनके लिए वोट किया जाए। तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड सारी न्यूज़ थी, तो यहाँ पर खास कुछ ऐसे यूपीएससी के लिए रेलेवेंट मुझे नहीं लगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर है नागा टॉक्स। अब आर एन रवि हैं, ये इंटरलोक्यूटर हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो कि नागा टॉक्स कर रहे हैं। तो नागालैंड गवर्नर आर एन रवि, हु इज ऑल्सो द सेंटर्स इंटरलोक्यूटर फॉर द ऑनगोइंग नागा पीस टॉक्स। अब जो NSCN आउटफिट है इसाक मुवैया वाला, उसका ये कहना है कि हमें सेपरेट फ्लैग और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, पर गवर्नर का ये कहना है कि ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए खास मना कर दिया है। नागालैंड गवर्नर आर एन रवि, हु इज ऑल्सो द सेंटर्स इंटरलोक्यूटर फॉर द ऑनगोइंग नागा पीस टॉक्स, हैज रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नागाज, अ मेजर बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नागा आउटफिट NSCN इसाक मुवैया। तो इसके लिए मना कर दिया गया। अब NSCN इसाक मुवैया ने बोला है कि उनको सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और उनकी जो अम्ब्रेला बॉडी है जो कि और उसके अंदर और 7 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनके टॉक चल रही भी सेंटर के साथ। एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैव मेंटेड दैट दे एग्री टू अ सोल्यूशन विदाउट द सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनकी अम्ब्रेला बॉडी है वो शायद बिना फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी एक टॉक पर आ जाए और जो भी इंसर्जेंसी चल रही है नागा में वो बंद हो सके और इसका एक सोल्यूशन निकल सके। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि वो एक कास्ट बेस्ड सर्वे करेगी क्योंकि मेनली वो कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना चाहती है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे अनाउंस दैट इट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ कमीशन टू एग्जामिन एंड सजेस्ट मेथोडोलॉजीज टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सर्वे इन द स्टेट। अब कास्ट बेस्ड सर्वे क्यों करने की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पर एक कम्युनिटी है वनियार्स, जो कि पावरफुल मोस्ट बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी है नॉर्थ तमिलनाडु से। अब पार्टी के अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी है उसकी 25% स्टेट पॉपुलेशन है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में सिर्फ 8% से भी कम है। तो पार्टी ने डिमांड किया है कि इनको गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में इनका देखेंगे कितना शेयर है और इसके अकॉर्डिंग इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। करेंटली तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, 69%, इंक्लूडिंग 20% फॉर MBCs। तो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए 20% है। द लिस्ट ऑफ विच हैज़ 108 कम्युनिटीज़। तो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में 20% रिजर्वेशन है और उसमें 108 कम्युनिटीज़ आती हैं, जिसमें वनियार्स बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है इसका गवर्नमेंट में। अब 6 महीने रह गए असेंबली पोल्स के लिए, तो गवर्नमेंट ने अभी कमीशन सेटअप की है, फिर पूरा प्रोसेस होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। तो वही है, लोगों को वो करने के ये सारे तरीके होते हैं। देयर आर व्यूज इन द गवर्नमेंट दैट एनी फेवरेबल मूव फ्रॉम द PMK। अब इनको अगर रिजर्वेशन दिया जाएगा तो बाकी जो कम्युनिटीज़ है जैसे कि थेवास, गोंडास, वो भी मांगेगी सिमिलर कोटा डिमांड्स। तो रिजर्वेशन देते जाओ तो और कम्युनिटीज़ मांगती जाएंगी आगे रिजर्वेशन। यही है, यही प्रोसेस चलता है। पोस्टर्स कॉजिंग कोविड पेशेंट्स बी ट्रीटेड लाइक अनटचेबल्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जिनको COVID-19 है उनके पोस्टर्स लगा देना, और उनके पोस्टर्स लगाने के बाद सोसाइटी उन्हें अनटचेबल्स की तरह ट्रीट कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है ये नहीं करना चाहिए। पुटिंग अप पोस्टर्स और अदर्स
other signatures outside homes of COVID positive people may end up making the occupants being treated as untouchables. तो उन्होंने अथॉरिटीज़ को ये बोला ऐसा नहीं करना चाहिए. सेंटर ने बोला ऐसा हम तो कुछ नहीं कर रहे, कुछ स्टेट कर रही हूँ तो वो अलग बात है. हार्ड रियलिटी इज डिफरेंट, दीज पीपल आर treated like untouchables. अब एफिडेविट ने क्या बोला है, द सेंट्रल गवर्नमेंट दो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज कि ये गाइडलाइंस दे दी है स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को कि ये सब नहीं करना चाहिए और किसी के घर पे बाहर पोस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इस डर की वजह से लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं. दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन दीज पीपल शाइंग अवे एंड डेलिबरेटली चूजिंग नॉट टू टेस्ट देमसेल्व्स. तो अगर ये सब होगा तो फिर लोग टेस्ट नहीं करा रहे, इससे ये भी पता चला है. अब नेवल वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया गया इन बे ऑफ बंगाल. द नेवल वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग फ्रॉम द इंडियन नेवीज राजपूत क्लास डिस्ट्रॉय INS रणविजय. तो INS रणविजय के उससे हमने टेस्ट किया, नेवल वर्जन ब्रह्मोस टेस्ट किया है. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं. यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये बोला है कि NCRB जो अपना सर्वे करता है तो उसमें जो ट्रांसजेंडर के प्रति क्राइम होते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रिप्रेजेंट करें. तो दिल्ली हाई कोर्ट ट्यूसडे आस्क्ड द NCRB टू इन्फॉर्म इट अबाउट एनी डिसीजन रिगार्डिंग द डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एज अ सेपरेट थर्ड जेंडर इन इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स. तो जो NCRB की रिपोर्ट होती है प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स में, तो उसमें क्या वो ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड कैटेगरी और उनके खिलाफ क्राइम को अलग से दिखाएगा या नहीं दिखाएगा. तो इस सबमिशन में अभी ये पेंडिंग है रिपोर्ट बिफोर द कमिटी, और NCRB को बोला इसके बारे में रिस्ट्रिक्शंस दो, हाउ लॉन्ग इट विल टेक. तो बस एक यही न्यूज़ है. तो कोर्ट ने PIL सुन रहा था इस बारे में जिसके लिए उसने NCRB को डायरेक्शन दी है कि ट्रांसजेंडर पर्सन एज अ सेपरेट थर्ड जेंडर इन देयर एनुअल पब्लिकेशन ऑफ प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स इंडिया. तो हमें यहाँ पर एक और फैक्ट मिलता है कि प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स इंडिया कौन निकालता है, तो ये NCRB निकालती है. अब हम ये जो एक्ट है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की कंसेंट नेसेसरी होती है किसी के लिए भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971. तो किसी के लिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी है किसी के प्रति, तो अटॉर्नी जनरल ये सॉलिसिटर जनरल की कंसेंट ज़रूरी होती है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने के लिए. वैसे सुप्रीम कोर्ट उसको सुओ मोटो भी कर सकती है अगर उसे लगता है. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पर एक आर्टिकल है कि आंसरिंग फार्मर्स नॉक. तो ऑथर का ये कहना है कि ये जो लॉज हैं इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि APMC बंद हो जाएगा या MSP ये सब हटने वाला है, ऐसा इन लॉज में कहीं नहीं लिखा है. लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे स्टेट गवर्नमेंट को एक नुकसान भले ही हो रहा है, जो कि अहर्तियाज होते हैं जिनको मिडिल मैन भी बोलते हैं, जो हाई कमीशन कलेक्ट करते हैं, मंडी फीस कलेक्ट करते हैं, और उससे जो सेस स्टेट कलेक्ट करती है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो लगभग 8.5% ऑफ द MSP होता है. तो अगर अहर्तियाज की कमीशन कम हो जाएगी तो बेसिकली स्टेट का रेवेन्यू कम होने वाला है. तो उनका मानना ये है कि इसलिए स्टेट ऐसा बोल रहे हैं. तो ये बोला है ऑथर ने, नाइदर डू द लॉ सेज एनीथिंग अबाउट इट नॉर इज द MSP APMC सिस्टम गोइंग टू डिसअपियर विद दीज लॉस. येस, व्हाट वुड सर्टेनली कम अंडर प्रेशर इज द हाई कमीशन ऑफ अहर्तियाज, मंडी फीस एंड सेस दैट स्टेट्स कलेक्ट विच अकाउंट फॉर एज मच एज 8.5% ओवर द MSP इन पंजाब, जिसमें लगभग 4500 से लेकर 5000 करोड़ ईच ईयर रेवेन्यू होता है. अ सब्सटेंशियल चंक ऑफ दिस इज नेवर ऑडिटेड, और कैग इसको ऑडिट तक नहीं करता है. तो अब इससे स्टेट को बहुत बेनिफिट होता था, अहर्तियाज की जो कमीशन होती थी उससे जो सेस आता था. अब ऑथर ने बोला है कि व्हाट आर द पॉलिसी ऑप्शंस नाउ दैट द फार्मर्स हैव डग इन देयर हील्स. पंजाब फार्मर लीडर्स इंक्लूडिंग 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड रिपील ऑफ दीज लॉज. उनका ये कहना है कि इन लॉज को रिपील कर देना चाहिए जो 3 फार्म लॉ सेंटर ने पास किए हैं. ऑथर ने बोला है कि मुझे नहीं लगता कि कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट में होगा जो कंट्री की पीजेंट्रीज है. अगर ये हम सारे लॉज हटा देंगे तो क्या होगा, फिर से लाइसेंस राज आ जाएगा, वही रेंट सीकिंग बिहेवियर शुरू हो जाएगा. ऑथर का कहना है अगर हम मिल्क पोल्ट्री फिशरी को कंपेयर करें तो इनमें कभी ये मंडी सिस्टम नहीं रहा, लेकिन फिर भी इनका ग्रोथ रेट ये जो एग्रीकल्चर है उससे बहुत ज़्यादा रहता है. व्हीट राइस से तुलना में लगभग 3 से 5% हाई रहता है. ओवरऑल ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एग्री प्रोड्यूस सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर. तो इससे पता चलता है कि अगर हम ना भी कंट्रोल करें तो उसके बाद भी ग्रोथ रेट अच्छा रह सकता है. इसके अलावा ऑथर ने और भी कुछ पॉइंट्स बोले हैं कि जैसे ये भी डिमांड है कि MSP को स्टैट्यूटरी और लीगली बाइंडिंग बना देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, कि अगर प्राइवेट सेक्टर की भी खरीदना है तो उसे MSP पर ही खरीदना पड़ेगा. इम्प्लाइंग दैट एनीवन बाइंग बिलो MSP कुड फेस प्रिजन, कि कोई भी अगर इससे कम पर खरीदे तो उसे प्रिजन जाना पड़ सकता है. तो ऑथर ने बोला है कि ये डिमांड तो पहली बार नहीं रेज हुई है, ये UPA के टाइम में भी बहुत बार रेज हुई थी और इसे हमेशा रिजेक्ट कर दिया गया. ऑथर ने बोला ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23 कमोडिटीज़ है जिसमें MSP दिया जाता है, और एक्चुअल में सिर्फ वीट और राइस ही है जो MSP मीनिंगफुल मैनर में एंजॉय करते हैं, और वो भी सिर्फ 6-7 स्टेट्स में. पंजाब बिगेस्ट गेनर है क्योंकि 95 to 98% जो भी वीट और पैडी प्रोकर्ड होता है MSP में वो मेनली पंजाब से ही होता है, और ऑन द बिहाफ ऑफ फूड एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया.
तो FCI के पास बहुत ज़्यादा ग्रेन्स है, जो लिमिट होनी चाहिए उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। बफर स्टॉक हमारे पास 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, और ये ग्रेन कुछ नहीं हो रहा, बस वहाँ पे ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। और ये मेनली किसको कॉस्ट करता है, ये टैक्स पेयर्स को पे करता है, कि टैक्स पेयर्स के मनी से सब कुछ ब्रोकर होता है, MSP दिया जाता है फार्मर्स को, और क्या होता है वो बस FCI के गोडाउन्स में पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा है, costing the taxpayers thousands of crores without serving any purpose, and that too at a time when the country desperately needs funds to tackle COVID-19 at home। अभी हमें COVID-19 भी टैकल करना, चाइना को भी बॉर्डर पर टैकल करना, ऐसे में ऐसे फंड्स बर्बाद करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें अपने फंड्स को रेशनलाइज करने की जरूरत है। आई कंसिडर दिस पॉलिसी ऑप्शन इम्प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कांट कोप अप विद एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ जस्ट व्हीट एंड राइस इन एनी मीनिंगफुल वे। थिंक ऑफ हाउ इट विल हैंडल 23 कमोडिटीज ऑफ द MSP। तो ऑथर का कहना है कि अभी हम सिर्फ व्हीट और राइस को ही लेते हैं MSP पे, और हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा बफर नॉर्म से इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, और अभी हम लीगली इसको एक्सेप्टेबल बना देंगे MSP, तो कितना ज़्यादा ग्रेन हमारे पास ऐसे ख़राब हो रहा होगा। फिर ऑथर ने एक और सोल्यूशन दिया है, दिस टाइप ऑफ स्टेट सोशलिज्म इज अ श्योर पाथ टू फाइनेंशियल डिजास्टर। अगर हम इस स्टेट सोशलिज्म पे आ जाएं कि हम 23 कमोडिटीज़ में MSP देने लग जाएं और लीगल बना दें इसे, तो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल डिजास्टर हो जाएगा। तीसरी पॉलिसी ऑथर ने ये बोली कि हम प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी भी मार्केट में प्राइस क्रैश कर जाए तो जो भी सरप्लस है तो वो गवर्नमेंट बाई कर ले, ये कर सकते हैं। से मोर देन 20% बिलो MSP। अगर MSP से 20% से नीचे चले जाए और इतने ज़्यादा सस्ते दामों में मिलने लगे तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, उसके अलावा गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की कोई ज़रूरत नहीं। इट कैन बी डन डायरेक्टली बाई नाइफेड टाइप ऑफ एजेंसीज। तो ऑथर ने बोला ये सोल्यूशन ठीक है कि कभी भी मार्केट क्रैश कर जाए, बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाए, तो जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट खरीद ले। फोर्थ ऑप्शन ये बोला गवर्नमेंट ने कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बहुत स्टेट्स का ये कहना है कि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है और सेंटर को इस पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं करना चाहिए, सेंटर अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर आके ज्यूरिसडिक्शन ओवर रीच कर रहा है। तो ऑथर का कहना है ठीक है, अगर स्टेट को लगता है कि उनका ज्यूरिसडिक्शन है तो MSP जो है, जो सेंट्रल की स्कीम है, तो सेंटर क्यों चला रहा है MSP, तो फिर स्टेट को MSP भी दे देना चाहिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी स्टेट को ही देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेट पर छोड़ देनी चाहिए, और जो भी रेवेन्यू है इसके लिए वो स्टेट को डिवाइड कर देना चाहिए कि वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन पॉवर्टी में और कितना उनको PDS प्रोवाइड करना उसके अकॉर्डिंग। तो आई वुड गो अ स्टेप फर्दर एंड इंक्लूड अनदर ₹1 लाख करोड़ ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड फ्री ऑफ फर्टिलाइजर प्राइजेस फ्रॉम एनी कंट्रोल्स। तो ऑथर का यही कहना है कि हमें सारी चीज़ें फिर स्टेट को ही दे देनी चाहिए, उसी को ट्रू मायने में डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, और फिर स्टेट अपने अकॉर्डिंग पॉवर्टी अपने यहाँ हटा ले। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे है रिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अभी हमने देखा था कि ईरानियन जनरल इंचार्ज जो कुड्स फोर्स के थे कासिम सुलेमानी, उसको US ने मार दिया था, US के ड्रोन ने। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीज़ादे, उनको मार दिया गया, जो वहाँ के बहुत बड़े की फिगर थे ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में, और उनका असैसिनेशन हुआ है अभी जिसके लिए किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, पर ईरान का ये कहना है कि मेनली इसराइल और सऊदी अरबिया इसके लिए जिम्मेदार है। तो ऑथर ने बोला कि इसके बाद क्या क्या चेंजेस हम मिडिल ईस्ट में देख सकते हैं। तो ऑथर का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हम देख सकते हैं, क्योंकि रिटेलिएशन मेनली ईरान का कैसे होता है, प्रॉक्सी वॉर के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं हाउदी रेबल्स हैं येमेन में। There are many within the US establishment in the Democratic Party who strongly support Israel and want Biden to seek greater concessions from Iran while renegotiating the deal। तो अब कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि बाइडन वापस से प्रेसिडेंट बन के आ रहे हैं तो JCPOA डील वापस से हो सकती है। तो उसमें लोग ये चाहते हैं कि ईरान से ज़्यादा कंसेंसस उस पर मांगे जाएं, जो कि हमने पहले मांगे थे, US ने पहले लिए थे JCPOA में। और इसके अलावा इसराइल के रिलेशन भी बाकी कंट्री से अच्छे हो रहे हैं, जैसे कि UAE ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बहरीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो धीरे धीरे पैलेस्टीन का कॉज भी कम होते जा रहा है और बाकी सारे कंट्रीज उसे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। फिर ये आर्टिकल मेनली इस बारे में है कि अब सेंटर का ग्रॉस टैक्स कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि अभी जो टैक्स कलेक्शन 8.75 लाख करोड़ हुआ है, लेकिन 1.76 लाख करोड़ अभी भी कम है लास्ट ईयर के कलेक्शन से, लेकिन इस बार 17% से ग्रो हुआ है अक्टूबर के कंपैरिजन में। लेकिन जो सरकार का प्लान था डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने का 2.1 लाख करोड़, वो अभी भी बहुत कम है, और इस साल सिर्फ 6,178 करोड़ ही जनरेट हो पाए हैं। तो यहाँ पे कलेक्शंस कम दिख रहे हैं, लेकिन अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं पॉजिटिव ट्रेंड है टैक्स ग्रोथ में। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये मेनली आर्टिकल इस पे कि marijuana को लीगल बना देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के काफ़ी स्टेट्स इसको लीगल बना रहे हैं। For a country with only a few decades ago had launched its famous war on drug, कि अमेरिका का पहले कहना था कि हमने वॉर ऑन ड्रग्स किया है और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था, मोस्टली ब्लैक मैन को, क्योंकि वो ड्रग्स यूज़ करते थे। तो अब वो धीरे धीरे ये बात करें कि अब हम लीगलाइज करें, और बाइडन का भी इस पर यही है कि हमें लीगलाइज कर देना चाहिए। कनाडा और उरुग्वे ने तो बहुत ज़्यादा लीगलाइज कर भी दिया, उनके marijuana स्टोर्स भी हैं, और सेवरल अदर्स भी इसको धीरे धीरे डीक्रिमिनलाइज की बात कर रहे हैं। These strategies include health education, age restrictions, taxation, limiting the dose of the active ingredients, and access to counseling for those who wish to stop. In doing so you root out the criminal mafias, empty jails। तो ऑथर का ये कहना है कि अगर आप इसको लीगलाइज कर दोगे
तो जो ये कंज्यूम करते हैं उनको भी क्रिमिनल माना जाता है, तो पुलिस इन्हीं के पीछे लग जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। पुलिस मेन जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उनके पीछे ध्यान दे और अपना प्रेशर टाइम उन पर निकाले, ना कि इधर उधर ये जो ड्रग्स लेते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। अब नेक्स्ट ऑथर ने बोला कि अब इंडिया को क्या करना चाहिए। तो इंडिया में तो marijuana पहले से ही लीगल था, लेकिन फॉरेन प्रेशर आने लग गया था और उन्होंने बोला था कि marijuana को आपको 25 सालों के अंदर अंदर आगे इलीगल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक्ट भी लाए, इंडिया का ओन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट, उसके बाद हमने इसको बैन किया था। तो इसमें कहा गया इंडिया कंटिन्यू टू रेजिस्ट फॉरेन प्रेशर आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन इन 1961 इट अपोज द इंक्लूजन ऑफ marijuana इन द कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स साइटिंग इट्स रोल इन इट्स सोशल एंड रिलीजियस कस्टम। तो इंडिया का ये कहना था कि सोशल और रिलीजियस कस्टम्स में ये यूज होता है, तो हम अभी इसको इलीगल नहीं कर सकते। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी बोला ठीक है, आप इसको बस एक्सपोर्ट नहीं करोगे और आगे 25 सालों तक 25 सालों के बाद आप इसको वो कर दोगे इलीगल, तो वो भी हमने कर दिया। तो ऑथर ने बोला ठीक है, हमने इसको तो इलीगल कर दिया, लेकिन भांग तो लीगल और भांग भी वही काम करती है। ऑथर ने बोला है कि इसको बैन करने से ज़रूरी ये है कि आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाओ, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस मस्ट बी पार्ट ऑफ एनी पॉलिसी टू लीगलाइज marijuana। आप इसको लीगलाइज करो, इस पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगाओ। तो यही ऑथर का इसमें मेन आर्ग्यूमेंट, ये यूपीएससी के लिए खास रेलिवेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पे व्हाट्स इमरजेंसी यूज अप्रूवल। तो अभी हम देख रहे हैं कि सारी वैक्सीन बोल रहे हैं कि हम इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल लेने वाले हैं ताकि हम इसे पब्लिक में यूज़ कर सकें। तो अब ऑन मंडे यूएस ड्रग मेकर मॉडर्ना का कहना है कि हमने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा फाइजर ने भी अप्लाई किया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का। अभी सीरम इंस्टीट्यूट भी बोल रहा है कि हम कोविशील्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऑथर का कहना है पहले इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होता क्या है। तो वैक्सीन और मेडिसिन जब वो बनती हैं तो उनके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर मेडिकल डिवाइसेस रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ ए रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ता है उससे पहले कि वो एडमिनिस्टर हो। तो इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, तो इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है। डिजाइन टू एंश्योर दैट अ मेडिसिन और वैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ एंड इफेक्टिव। 3 फेज में ट्रायल्स होते हैं ये इंश्योर करने के लिए जो मेडिसिन है वो सेफ और इफेक्टिव है। और फास्टेस्ट अप्रूवल आज तक किसी वैक्सीन को मिला है तो वो मम्स की वैक्सीन थी 1960s में, और उसको भी 4.5 साल लग गए थे। तो इमरजेंसी कंडीशंस में ये दिया जा सकता है इमरजेंसी अप्रूवल लाइक द करंट वन। जैसे कि करंट वन हम देख रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इसमें हमें इमरजेंसी अप्रूवल देना पड़ेगा, वरना अगर रेगुलर अप्रूवल से जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा और उतने में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। Regulatory authorities around the world have developed mechanism to grant interim approvals if there is sufficient evidence to suggest a medical report is safe and effective। अगर जैसे फेज 3 के ट्रायल्स आ गए और ये प्रूव हो गया कि हाँ ये सेफ और इफेक्टिव है ये प्रोडक्ट, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में उसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा सकता है। और फाइनल अप्रूवल तभी ग्रांट होगा जब ट्रायल एनालिसिस हो चुका हो फुल डेटा का। अब व्हेन कैन EUA बी गारंटेड, तो एन EUA कैन नॉट बी गारंटेड सॉलिडली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फ्रॉम फेज 1 और 2 ट्रायल्स। इसके अलावा ये भी दिखाना पड़ेगा कि पूरा प्रोडक्ट सेफ है, तो फेज 3 ट्रायल्स के बाद ही EUA वो मिल सकता है अप्रूवल। और इसके अलावा ये है कि दिस डेटा नीडेड टू बी, तो अभी कोविड-19 के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए कितना होना चाहिए, तो इसमें फेज 3 में कम से कम 50% एफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके अलावा 3000 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कम से कम ये चेक किया हो जाए, मतलब 3000 पार्टिसिपेंट्स पर ट्रायल होना चाहिए। इसका मतलब हाई प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स एनरोल होने चाहिए, तभी उसके बाद इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है। अब इंडिया में इसके लिए क्या लॉ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के, तो ऑथर का कहना है कि इंडिया में कोई लॉ नहीं है। Says India's drugs regulations do not have provisions for an EUA and the process for receiving one is not clearly defined or consistent। पर ऑथर का कहना है कि इसके बाद भी CDSO ने बहुत सारी चीज़ों को अभी इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं रेमडेसिविर और फेविपिराविर को दिया गया था कोविड-19 में यूज़ होने के लिए। तो कुछ ऑथर को तो ऐसे कहीं रूल्स मिले नहीं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के, लेकिन हमने देखा कि दिया तो गया ही था अभी इंटरिम यूज के लिए। वी स्टिल डू नॉट नो द स्टोरी बिहाइंड दिस अप्रूवल्स। तो ऑथर ने बोला कि हमें इन अप्रूवल्स के पीछे की कहानी नहीं पता है। हमने कहीं ना ही क्लिनिकल डेटा पब्लिश होते हुए देखा रेमडेसिविर के बारे में या फिर फेविपिराविर के बारे में, लेकिन ये यूज तो हो ही रहे थे। तो यूएस FDA रेगुलेशंस आर क्लियर, लेकिन जो यूएस की FDA रेगुलेशंस है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए वो क्लियर है, पर हमारे यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है। इन इंडिया आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर लेजिस्लेशन ट्राइंग टू फाइंड एनी क्लॉज दैट हैज अ रिमोट चांस ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर अदर इमरजेंसी। ऑथर ने सारे क्लॉजेस देखे पर उसे ऐसा क्लॉज कहीं नहीं मिला इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को देने के लिए। ऑथर ने बोला अगर हम एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन देखें AZT1222 का, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सेम उसी की वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। कोविशील्ड अराउंड 1600 पार्टिसिपेंट्स पर टेस्ट कर रहा है। भारत बायोटेक भी फेज 3 ट्रायल्स की वैक्सीन टेस्ट कर रहा है कोवैक्सिन, और उसने बोला है कि वो CDSO को नहीं अप्रोच करेगा फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। और डॉक्टर रेड्डी जो कि स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन है उसने अभी बताया नहीं कि वो क्या प्लान कर रहा है कि वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन से चाहिए या नहीं चाहिए। अब हम आगे चलते हैं।
इट इज पॉसिबल दैट SII विल पुश फॉर एन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो ऑथर का कहना है कि ये हो सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए जाए, क्योंकि उसने ऐसा बोला भी है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ इट्स स्मॉल स्केल ट्रायल्स। तो जो भी वो 1600 लोगों पर ट्रायल कर रहे हैं उससे वो शायद जा सकते हैं अगर उनका रिजल्ट अच्छा रहा तो FDA ने अपनी पहली इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कब दिया था? तो वो उन्होंने दिया था 2009 में। इन एन इंटरव्यू पब्लिश्ड ऑन द स्कूल वेबसाइट इन October, Sarfsheet said the first emergency use authorization allowed the use of Tamiflu drugs for infants and young children for the treatment of H1N1 infections। तो पहली बार इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया था टेमीफ्लू ड्रग्स के लिए इन्फेंट्स में यूज होने के लिए जिनको H1N1 इन्फेक्शन था। सिंस देन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बहुत सारी मेडिसिन के लिए भी दिए गए, डायग्नोस्टिक्स के लिए भी दिए गए, इक्विपमेंट्स के लिए भी दिए गए, फॉर एग्जाम्पल वेंटिलेटर्स और PPEs के लिए, पर कभी वैक्सीन के लिए नहीं दिए गए। ये पहली बार हो रहा है कि वैक्सीन के लिए भी दिया जा रहा है। तो अब जैसे रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, तो उसको हमने देखा गया कि EU में दिया गया उसको कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। इंक्लूडिंग इन इंडिया आर एक्जिस्टिंग ड्रग्स अप्रूव्ड फॉर अदर एलिमेंट्स, दे कुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड टू कोविड-19 पेशेंट्स विदाउट एक्सटेंसिव ट्रायल्स। तो ऑथर ने बोला कि क्या रिस्क इससे अटैच है कि अगर हम सिर्फ EU के बेसिस पे प्रोडक्ट पब्लिक में ले आ दें, तो इज देयर अ रिस्क इन यूजिंग अ प्रोडक्ट दैट हैज ओनली बीन ग्रांटेड इन EUA। तो US FDA का ये कहना है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, द पब्लिक हैज टू बी इन्फॉर्म दैट अ प्रोडक्ट हैज ओनली बीन ग्रांटेड इन EUA, कि पब्लिक को बता देना पड़ेगा कि पब्लिक की इस ड्रग को सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला और फुल अप्रूवल नहीं मिला है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 वैक्सीन है तो लोगों को बता दिया जाए कि इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क हैं, और हमने तभी अप्रूवल दिया है क्योंकि हमें पता है इसके बेनिफिट्स रिस्क से ज्यादा हैं, एक्सटेंट टू विच सच बेनिफिट्स और रिस्क और अननोन्स। लेकिन इसमें कुछ बेनिफिट्स और रिस्क जो हमें भी नहीं पता है, तो ओनर के पास राइट होगा जिसको वैक्सीन लेनी है कि वो रिफ्यूज कर सकता है अगर उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि इसको सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला और फुल ऑथराइजेशन नहीं मिला है। अब ये JNK का एक रोशनी एक्ट है, तो उसके बारे में कुछ है तो हम देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली ये बताया एलिज्ड बेनिफिशियरीज का नाम निकाला जो कि रोशनी एक्ट ऑफ 2001 के था। अब ये रोशनी एक्ट बेसिकली था क्या, ये इन्होंने क्या किया था, रोशनी एक्ट के थ्रू जम्मू कश्मीर में ओनरशिप राइट्स दे दिए थे जो कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट से स्टेट लैंड के अगेंस्ट पेमेंट ऑफ ए प्रीमियम। तो जिन्होंने अनऑथराइज्ड लैंड ऑक्यूपाई कर रखा था स्टेट का, उन्होंने उनको ओनरशिप राइट्स दे दिए थे, बस उनको थोड़ा प्रीमियम देना था। तो मेनली देखा गया ये जो लैंड्स ट्रांसफर हुए थे मेनली पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स के नाम में हुए थे। फॉलोइंग अ रिसेंट ऑर्डर, तो अभी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है और इस एक्ट को स्क्रैप कर दिया कि इसमें जो भी ट्रांसफर्स हुए वो सारे इलीगल है, वापस से स्टेट सारे लैंड रिट्रीव कर लेगा जो भी रोशनी स्कीम के अंदर दिए गए हैं। तो मेनली रोशनी एक्ट आया क्यों था, इसका फॉर्मली नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। ये तब की नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने पास किया था, फारूक अब्दुल्ला की थी, क्योंकि उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाना था, उसके लिए उनको रेवेन्यू चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अनऑथोराइज लोगों ने लैंड एक्वायर कर रखा था उससे प्रीमियम लेके वो लैंड उनको देने वाले थे ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो और वो अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना पाए। तो इसलिए इसको रोशनी एक्ट बोलते थे। फिर गवर्नमेंट ने पहले 1990 तक था कि इसकी कट ऑफ डेट 1990 तक जिन्होंने लैंड ले ली उनके हो गए। लेकिन उसके बाद जब PDP कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट आई मुफ्ती मोहम्मद सैयद की, तो उन्होंने क्या किया, इस कट ऑफ ईयर को बढ़ा दिया, 1990 से 2004 कर दिया। उसके बाद फिर एक और अमेंडमेंट आया जब गुलाम नबी आज़ाद की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने इसको और 2007 तक कर दिया, और जो प्रीमियम था उसको 25% ऑफ द मार्केट रेट पर कर दिया कि अगर 100 रुपये का लैंड है तो आप 25 रुपये दो और आपको लैंड मिल जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री ओनरशिप राइट्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड टू फार्मर्स ऑक्यूपाइंग इट। तो अगर किसी फार्मर ने कोई लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कोई पैसे जरूरत देने की जरूरत नहीं, बस डॉक्यूमेंटेशन फी है 100 पर कैनल ऑफ लैंड। ये कैनल वहाँ के मेजरमेंट है लैंड की, कि बस आप 100 रुपये दे दो पर कैनल ऑफ लैंड और आपका हो जाएगा लैंड। तो जो गवर्नमेंट ने सोचा था उतना तो कुछ लैंड गया नहीं ओनरशिप, उससे बहुत कम ओनरशिप गई, लेकिन बहुत ही बड़ा ये स्कैम हो गया है। At the time it passed the act, the government expected to transfer the ownership of 20.46 lakh canals of state land, 16.02 lakh canals in Jammu region और 4.44 lakh canals in Kashmir। तो गवर्नमेंट ने सोचा था 20.46 कैनल हम देंगे। तो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का टारगेट था कि 25,000 करोड़ रुपए लगभग उनके पास आ जाएंगे। लेकिन जब देखा गया तो ट्रांसफर हुआ सिर्फ 6.04 लाख कैनल्स, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो देखा था 317.55 करोड़, और उसमें सिर्फ कितना अर्न हुआ गवर्नमेंट का, सिर्फ 76.46 करोड़। तो कितना कम अर्न हुआ, कितना ज्यादा लैंड दे दिया गया। तो अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, तो कैग ने बोला है कि 25,000 करोड़ का स्कैम होगा। इट फ्लैग्ड इरेगुलरिटीज इन सेट आर्बिट्ररी रिडक्शन ऑफ प्राइसेस बाय स्टैंडिंग कमेटी। तो जो स्टैंडिंग कमेटी थी, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कैसे 25% प्रीमियम प्राइस कर दिया, और फिर जो फार्मर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था उनको बोल दिया था कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन फी देनी है, फ्री में लैंड ले जाओ। तो इसे स्कैम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सरकारों का ये होता है पॉपुलिस्ट स्कीम, लोक लुभावन स्कीम, उससे यही सब होता है। एक प्रोमिनेंट केस आया है गुलमार्ग लैंड स्कैम, in which several top bureaucrats accused of illegally transferring land of the Gulmarg Development Authority to private parties। तो हमने देखा इनमें ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया था, जो लैंड थे वो ट्रांसफर कर दिया था प्राइवेट पार्टीज के नाम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने लिए।
और अभी अक्टूबर 2018 में जब वहाँ के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने रोशनी एक्ट को प्रोस्पेक्टिवली रिपील कर दिया और जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन है वो सारे कैंसिल कर दिए। तो कोई भी एक्शन इस एक्ट के अंदर लिया गया हो वो इनवैलिड हो गया। अब कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट ने इस एक्ट को बोल दिया इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनसस्टेनेबल, और जो भी इसके अंदर सब हुआ है सब कुछ वॉइड हो गया है। तो गवर्नमेंट फिगर शोज दैट ओनरशिप राइट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फॉर 44,912 कैनाल्स इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट विच इज मोर देन द लैंड ट्रांसफर्ड इन द एंटायर कश्मीर वैली। तो जो कश्मीर वैली में उसमें कम ट्रांसफर हुआ और जो जम्मू कश्मीर में जो जम्मू में उसमें ज़्यादा ट्रांसफर हुआ। तो कुछ राइट विंग का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करना चाहती थी, जैसे जम्मू हिंदू मेजोरिटी कंट्री है तो उसकी हिंदू मेजोरिटी स्टेट है, तो उसकी डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है, तो उसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन अब जो हुआ वो हुआ, अब गवर्नमेंट ने इसको, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे।